हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति की हुई मौत। दुर्घटना में लोगों में पाई जा रही है शोक की लहर। ईरान के राष्ट्रपति की शहादत में निकाला गया जुलूस। जुलूस में स्थानीय समुदाय की देखी गई भारी भीड़। लद्दाख में 5वें चरण में लोकसभा चुनाव 2024 का सफलतापूर्वक हुआ आयोजन। एचएलजी ने चुनाव प्रक्रिया को उत्सवपूर्वक मनाए जाने पर व्यक्त की खुशी। लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कई अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की दुख शहादत के बाद आज लद्दाख में कारगिल का समुदाय गहरे शोक में है। इस दुख घटना से पूर्व क्षेत्र और उसके बाहर राज्यों के लोगों में शोक की लहर पाई जा रही है। दिवंगत आत्माओं के सम्मान के लिए कारगिल में अंजुमन जमीयतुल उलमा असना अशरिया और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट में एक मजलिस फातिहा आयोजित की गई। इसमें हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां इकट्ठे हुए। शहादत के मौके पर सानहे दिलखराज जिस सानहे ने न सिर्फ मिल्लत ईरान को बल्कि पूरे कौम, इस्लामी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुसीबत के करीब में डाल दिया है। तो इस मौके पर हम सबसे पहले मिल्लत ईरान, रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी और तमाम मराज़े इज़ाम की खिदमत में और मिल्लत इस्लामी की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व तज़ियत पेश करते हैं। इसी सिलसिले में जमीयतुल उलमा असना अशरिया करगिल में जब से ये खबर दुखी खबर जो है पहुँच गए हैं, तब से हालत गम में है और मुसीबत ज़दा है। और हर जगह, हर मकातिब, हर मसाजिद, हर इमामबारे मजालिस फातह ख़ानी और आज़ादारी का सिलसिला जारी है। और साथ साथ में आज मरकज़ जमीयत उलमा असना अशरिया करगिल करगिल में भी मजलिस आज़ादारी और फातह ख़ानी जारी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख़ बशरियत बहुत हादिसे से पुर है, लेकिन कुछ ऐसे हादिसात पेश आते हैं तो इंसान की दिल व दिमाग पर असर करते हैं। तो ये एक ऐसा हादिसा पूरे दुनिया में रोनुमा हुए। शायद आज की तारीख़ में अगर देखें तो बहुत से प्रेसिडेंट हवाई और फ़ज़ाई हादिसे में अपने जान खोई है, लेकिन इस वक्त निज़ाम मुक़द्दस जमहूरी इस्लामी ईरान की इस हादसे को दो ज़ाविये से अगर देखें तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इस निज़ाम के मद्दे मुकाबिल में मुस्तकबिरीन जहां बहुत बड़े बड़े प्लानिंग के साथ अपना दुश्मनी और अपने साजिश रटे हुए हैं। तो इस तरफ दोस्तों के लिए बहुत बड़ा अच्छे लीडर, दिलसोज लीडर और आदिल इंसान और आलिम इंसान है, तो इसको हाथ से देना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म के लिए ये एक यारो यावर और देरीना और हकीकी और एक वाकई दोस्त थे और आइंदे की उम्मीद थे। तो इस उम्मीद पे नहीं उतर सके। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम रहबर मुअज़्ज़म को सब्र जज़ील और अज्र अज़ीम खुदावंद आलम और उसकी तदबीर और उसकी हकीकी इस मैदान में काम करने वाले आज़मूदा एक शख्सियत है, तो इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम भी खुदावंद आलम से यही दुआ है कि हमारे कौम मिल्लत करगिल के हर एक दुख सुख में इस्लाम के, इंसानियत के और बिलखुसूस इनकलाब के हमराह और हमज़ज्म है, हमें एतिक़ाद है। तो इस वक्त पूरे करगिल बिला इस्तिस्ना शरीफ मिल्लत और मसहब हम सब सोमवार हैं। इंशाअल्लाह खुदावंद हमारे इस शोक को, इस मुसीबत को दरगाह इलाही में कबूल करे और हम सब को इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इस मुसीबत के, इस अज़ा के साहिब हैं। और रहबर मुअज़्ज़म इमाम ख़ामनई, उलमाए किराम, मराजीन इज़ाम, फ़ज़ात इल्मी सबको सब्र उनके
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मशहूर हो जाए। और उनके पूरा ख़ानदान को मेरी तरफ़ से ये अर्ज़ है कि अल्लाह ताला सब्र व जमील का तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। बाकी आज करगिल में एक दिन का तातील किया गया है इसी दुख की कड़ी में, और मैं हिंदुस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी शख्सियत होने के नाते कि हमारा प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब ने ईरान के लिए इस गम की कड़ी में खड़े होकर इस गम का ताज़ियत किया है, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे करगिल खुसूसन लद्दाख के आवाम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो कि रईसी साहब कोई है, बहुत फ़िक्रमंद है। वस्सलाम। ईरान के अंदर पेश आया हेलीकॉप्टर हादसे में जो ईरान के सदर और उनके हमराह, उनमें से बिलखुसूस आले हाशिम जो इमाम जुम्मा थे और अमीर अब्दुल्लाहियान जो वज़ीर ख़ारिजा थे, हम सबसे पहले ईरान के स्प्रिंग लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और ईरान की मिल्लत ईरान की खिदमत में तसलियत और ताज़ियत, खुसूसन उनके खानवादे की खिदमत में तसलियत और ताज़ियत पेश करते हैं। अगैर रईसी जो सदर थे ये एक खुशनसीब आदमी थे कि 8वें इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के शहर में इनकी पैदाइश हुई और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए एकत्र हुई। प्रतिभागियों ने अपना दुख व्यक्त किया और इस दुख घटना से प्रभावित परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मासूम अलैहिस्सलाम इज़ा मातल आलिमुल फ़क़ीह सुलिमा फ़िल इस्लाम सुलमतुल्लाह यसुद्दुहा शाय। हुज़ूर गिरामी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मे मासूमीन के फरमान के मुताबिक जब कोई आलिम फ़क़ीह दरगुज़श हो जाता है, उसकी फ़क़दान से आलम इस्लाम के पैकर पर, आलम इंसानियत के पैकर पर एक सुराख हो जाता है, एक नुकसान हो जाता है। वो नुकसान जुबरान नापज़ीर नुकसान होता है। आज हम 21 मई 2024 को अंजुमन साहिब ज़मान के बैनर तले हमारे जमहूरियत इस्लामी ईरान के महबूब मुख्तनिम रईस जमहूर यानी सदर मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह रईस डॉक्टर रईसी और वहाँ के फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और तबरेज़ के इमाम जुम्आ व नुमाइंदे वली फ़क़ीह आयतुल्लाह आले हाशिम और वहाँ के गवर्नर जनाब मलिक साहब और पूरे शहदा की सोग में आम अंजुमन साहिब ज़मान के बैनर तले आज एक मातमी जुलूस खुमैनी चौक सांकू से जामे मस्जिद इमाम हसन अस्करी तक हम सोगवार हैं, ये जुलूस निकाल रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हमने आज एक ऐसे शख्सियतों को हमने खो दिया। हम ये शख्सियत ऐसी शख्सियत थी जो इस्लामी स्कॉलर होने के साथ साथ आयतुल्लाह फ़क़ीह होने के साथ साथ वो एक कानूनदान डॉक्टर भी था। जो रईस जमहूर आज तक बहुत रईस जमहूर ईरान में आए हैं, लेकिन इसका एक अलग मुमताज़ एक इसका शख्सियत का एक तौसीफ़ है, सिफत है। ये वो रईस जमहूर है, ये वो सदर है, और ये वो फ़ॉरेन मिनिस्टर भी वो एक फ़ॉरेन मिनिस्टर है जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इस एक साला हुकूमत के दौरान आलमी सतह पर ऐसा रिवोल्यूशन वजूद में लाया और तमाम आलमी इंसानियत के खिदमत करते हुए इंसानों को, जो इंसान नवाज है, जो इंसानियत का अलमबरदार है, इन सबों को जोड़ने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कोशिश किया। लेकिन इनकी फ़क़दान जो है, आयतुल्लाह रईसी की फ़क़दान जो है, वो पूरे आलम इंसानियत के लिए नुकसान है और पूरे आलम इस्लाम के लिए बिलखुसूस नुकसान है। इनकी नुकसान जुबरान नापज़ीर है। हम इस सिलसिले में यहाँ पर सोगवार हैं।
लद्दाख में सेवा मतदाताओं को छोड़कर 70% के करीब मतदान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में सेवा मतदाताओं को शामिल करने के बाद लद्दाख में 71% मतदान हुआ। लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड ने प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा के साथ 20 जून को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सकारा योकमा मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। चुनावों के दौरान मतदान को एक पर्व बताते हुए लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लद्दाख में चुनावी प्रक्रिया को उत्साहपूर्वक मनाए जाने पर खुशी व्यक्त की। प्रभावी ढंग से चुनाव कराने के लिए लद्दाख के अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन लोकतंत्र के लिए मेजर पिलर्स में से एक है। ये जो वोटिंग होती है एक पर्व है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर हम लोग पर्व के तरीके से इसको मना रहे हैं और ये हमारे यहाँ सब बहुत अच्छी तरीके से लाइन में होके बढ़िया उनका पूरा देख के ये वोटिंग हो रही है। बहुत अच्छा है। फ्री एंड फेयर वोटिंग लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मजबूत पायदान है और इससे हमको खुशी है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा लोकतंत्र बरकरार रहे, हमारा लद्दाख हमेशा विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे, हमारे युवा उनको हर मौके मिले कि वो आगे अच्छा काम कर सकें, हमारी जो महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता मिले, हमारे जो लोअर तबका के लोग हैं उनको भी मौका मिले कि वो आगे बढ़ें। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सर, किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी आप देखते हैं, क्योंकि 3 कैंडिडेट्स अभी आए हैं और काफ़ी कुछ कहा भी गया है एक तरफा जैसे जीतना और बहुत बड़ा कंपटीशन है अभी इन तीनों में, तो आप क्या सोचते हैं कि लद्दाख के लिए जो उम्मीदें हैं लोगों की, किस तरह की लीडरशिप को आगे आना चाहिए? ये मैं थोड़ा डिसाइड करूंगा, ये मैं थोड़ा बताऊंगा, ये तो आप लोग बताएंगे, ये तो हमारा जो वोटर है वो बताएगा, ये तो जनता जनार्दन बताएगा। वो लोग डिसाइड करते हैं तो वो लोग जो डिसाइड करेंगे वही होगा। लेह के एसएसपी के साथ लद्दाख के रिटर्निंग ऑफिसर ने मीडिया को मतदान प्रतिशत के बारे में जानकारी दी, जिसमें लेह में 64% और कारगिल में 74% मतदान होने की जानकारी दी गई। उन्होंने हाउसिंग कॉलोनी में भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक बहस को भी संबोधित करते हुए कहा कि इस पर भी जांच की जा रही है। आप सभी जैसे जानते हैं आज हमारा पोल डे था लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे पोलिंग स्टेशन सेटअप थे 298 लेह डिस्ट्रिक्ट में और 279 कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो हर जगह जो है पीसफुली हमारा वोटिंग कंप्लीट हुआ है और फाइनल फिगर अभी आया नहीं, बट अगर ट्रेंड्स देखा जाए 6 बजे तक जो हमारे पास डेटा अभी तक अवेलेबल है उस हिसाब से लेह डिस्ट्रिक्ट में जो है 64% वोटिंग हमारे पास अभी तक रिपोर्टेड है और करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो है 74% के आसपास रिपोर्टेड है। तो ये डेटा थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा क्योंकि फाइनल फिगर्स हमारे पास अभी तक पहुँचे नहीं है, बट जब भी हमारे पास ये फाइनल फिगर आ जाएगा तो हम आपके साथ में वो रिटर्न में शेयर कर देंगे। सर, इस बार भी लेह डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज कम नज़र आए तो क्या रीज़न समझे, क्योंकि काफ़ी पोलिंग स्टेशन पे हम गए थे, उनका ये कहना था कुछ लोगों का बिल्कुल ही नाम नहीं है, कुछ लोगों का 3 जगह नाम है और जो गुजर गए हैं उनका भी नाम इंक्लूड किया है, तो इस वजह से काफ़ी कंफ्यूजन भी रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जी, जैसे आप जानते हैं लास्ट इलेक्शन में 2019 में हमारा पोलिंग परसेंटेज लेह का 62.5% था, तो इस बार ऑब्वियसली हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, बट हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। हम 70-75 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारा 64-65 के आसपास रहेगा फाइनल फिगर। अभी डेटा हमारे पास आया नहीं है बट हम शेयर करेंगे। दूसरा जो रोल वाली आप बात करें इलेक्टोरल रोल वाली, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। हम भी जहाँ गए हमने लोगों को समझाया, पहले भी समझाया कि ये प्रोसेस जो अक्टूबर से शुरू होता है, तब हम ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, फिर हमारा स्पेशल समरी रिवीजन होता है, फिर हम फाइनल रोल जनवरी में हमने पब्लिश किया था 3 या 4 जनवरी को, और उसके बाद में कंटिन्यूस अपडेशन चलता है। तो
हमने बूथ लेवल एजेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी सबको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है कि जो डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव करने के लिए हो, या फिर कोई डेड है उसको डिलीट करने के लिए, कोई शिफ्टेड है उसको शिफ्ट करने के लिए। तो जितना हमने कोशिश की है उस हिसाब से तो हमारे रोल ठीक थे, प्योरीफाइड थे, बट कहीं कहीं पे ये दिक्कत आ रही थी। हम भी गए थे वहाँ पे, किसी का नाम डिलीट हो गया, किसी का 2 जगह पे, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नाम्स होते तो डीएससी में वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। लेकिन ये हम लोगों से बार बार अपील करते आए हैं कि इलेक्टोरल रोल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए और इलेक्शंस के लिए भी। तो जब भी हमारा प्रोसेस शुरू होता है, जब भी ये प्रोसेस ऑनगोइंग रहता है, तो उसमें सबने पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट लोगों के साथ मिलकर हम रोल को प्यूरीफाई रख पाएंगे। सर, अगर आप ले के बारे में पूछे या कारगिल के बारे में, 100% कहाँ, कौन से पोलिंग स्टेशन में अभी तक हुआ है? हाँ, वो अभी फाइनल फिगर बाकी है, क्योंकि 100% देखो कुछ पोलिंग स्टेशन में हमारा जो टोटल इलेक्टर काउंट बहुत कम है। जैसे वार्षी अगर पकड़ ले तो 5 इलेक्टर्स है, तो उसमें हमारे एम्प्लॉयज जो ऑन ड्यूटी है वो भी वोट डालेंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से। तो जिस वार्षी में तो हमारा हो जाएगा 100%, और बाकी पोलिंग स्टेशन में तो जब भी फाइनल फिगर हमारे पास आ जाएगा वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। फॉर्म 17C जो बाद में हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो सर, जिस तरह से आज एक एनसीसी का वायलेशन देखने को मिला हाउसिंग कॉलोनी में, क्या कुछ कहेंगे सर? दोनों पार्टीज का कहना है कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे इसे देखना और सैनिटाइज भी किया जाना चाहिए था एक दिन पहले, तो इस सबको आप किस तरह से देखेंगे? जी, हाउसिंग कॉलोनी वाला जो इंसिडेंट हुआ है आज, वो रिपोर्ट हमारे पास आई है 1 बजे। तो सुबह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी एजेंट वहाँ पे बैठे थे 6 बजे से, बाकी लोग भी बैठे थे, बट किसी की नज़र में आया नहीं वो चीज़, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स पार्क थे। अब किसने किस टाइम पे किया वो हमें आइडिया नहीं उस चीज़ का, लेकिन उस इंसिडेंट को लेके जो है एक FIR लॉन्च हुई है, हमने की हुई है, ओपन FIR है। तो SSP मैडम उसके बारे में आपको बताएगी डिटेल में। लेकिन पब्लिक डिफेसमेंट का जो है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जिसने भी किया होगा उस पर इंक्वायरी होगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा सुटेबल। सर, जहां वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और वही कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उन्होंने भी ये कहा कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे भी बीजेपी के जो सिंबल्स हैं वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये पूरा जो सिनेरियो है एक दूसरे को ब्लेम करना और कहाँ क्या बना है पब्लिक प्रॉपर्टी पे, तो किस तरह इन्वेस्टिगेशन कैसे चलाएंगे? जी, पब्लिक डिफेसमेंट की जो पहले सिंबल वाली बात थी, जब हमारा मॉडल कोड एनफोर्स हुआ था उसके बाद में हमने काफ़ी जगह पे उसको कवर किया था, उसको पेंट किया था और उसको रिमूव किया था। बट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, कंपाउंड वाले किसी का घर है, अगर उस पर सिंबल है तो उसमें हम एक्शन नहीं ले सकते। अगर वो ओनर की कंसेंट है तो दे कैन अप्लाई एंड दे कैन पुट दो सिंबल्स ऑन दैट वॉल। लेकिन ये जो आज वाला इंसिडेंट है उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स उस पर लिखे गए थे, तो जो जिसने भी लिखा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही में पब्लिक डिफेसमेंट आप कर नहीं सकते किसी भी प्रॉपर्टी की, तो उस पर भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी रिलेवेंट सेक्शन है IPC के। सर, जिस तरह से नज़दीक वाले जो मशीन से वो आ रहे हैं, क्या दूर दराज वाले भी आज नहीं किया? जी, नज़दीक वाले आज पहुँचेंगे हमारे पास, शाम रात को में भी 11-12 तक हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाएगी मशीन्स। बट जो दूर दराज वाले एरियाज़ है, नुब्रा हो गया, दुर्बुक हो गया और न्यूमा एरियाज़ की कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं, वो इंटरमीडिएट हमने स्ट्रॉन्ग रूम बनाए हैं तीनों सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे, तो वहाँ पे रात को रखेंगे और कल सुबह फिर हमारे पास पहुँचेंगे वाले पोलिंग स्टेशंस के EVMs जो है। सर, इतनी कड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ इस तरह हादसा होना, कुछ जो पोलिंग स्टेशन हाउसिंग कॉलोनी B में जो हादसा हुआ, वहाँ पे इस तरह स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस तरह का पेश आना। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सुबह से वहाँ पे लोग वोट डाल रहे थे, सुबह से पोलिंग पार्टीज़ के वहाँ पे इलेक्शन एजेंट बैठे हुए थे, सुबह से बाकी लोग भी घूम रहे थे वहाँ पे, बट किसी के नज़र में आया नहीं वो चीज़। वो जब हमारे नोटिस में आया, 1-1:30 बजे मेरे नोटिस में आया था, तब हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट, वहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट दोनों को वहाँ पे भेजा और उसी टाइम हमने उन चीज़ों को कवर किया, इमीडिएटली जो भी एक्शन लेना था हमने किया। बट साथ ही में जो लीगली एक्शन लेना है वो कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी, जो भी रिलेवेंट सेक्शन है IPC उसमें कार्रवाई होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट ये तो मतलब बेसलेस टोटली चीज़ बोली जाएगी, बट वही है कि किसने क्या किया उस पर इंक्वायरी के बाद ही बता पाएंगे ना, किसने किया है, क्यों किया है, क्या रीज़न रहा है, तो उस पर वो एक्शन लिया जाएगा। बल्कि वो क्रिटिकल पोलिंग बूथ भी था। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।